चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां पर राजा सूर्यभान का राज्य हुआ करता था। राजा सूर्यभान बहुत ही प्रतापी और वीर थे, परंतु उनकी एक कमी थी। उनकी कमी ये थी कि वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और स्वयं के लिए गए निर्णय को ही सर्वोत्तम मानते थे। ऐसे इसलिए भी था क्योंकि राजा सूर्यभान को कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ा था। पूरब, महाराज का स्वास्थ्य अब कैसा है? क्या उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया? हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है सेनापति जी कि महाराज के स्वास्थ्य में तनिक भी सुधार नहीं आया है, बल्कि उनका स्वास्थ्य तो और भी बिगड़ गया है। क्या? मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्द ही महाराज की तबीयत सही हो जाए, क्योंकि हमारे राजा सूर्यभान अपने पिताजी के लिए बहुत ही दुखी हैं। हालांकि हमारे राजा अपने दुख को अपने मुख पर प्रकट होने नहीं देते हैं, परंतु हमें सब समझ आता है। हाँ सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे राजा सूर्यभान बहुत ही वीर हैं। वो अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करना उचित नहीं समझते, यहाँ तक कि रानी चंद्रकला से भी नहीं। चिंता तो इसी बात की है। वैद्य जी कहते हैं कि अपने दुख को कभी भी अपने मन में छुपाकर नहीं रखना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हाँ सेनापति जी। सेनापति जी अपने खास सैनिक से बातचीत करने के बाद राजा सूर्यभान के पास पहुंचते हैं। महाराज, आप कुछ खा लीजिए। आपने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है और अभी तो आपको अपनी सेहत का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7 माह बाद आपको युद्ध के लिए भी जाना है। सेनापति, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल ठीक हैं। महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत ही प्रतापी हैं और आपको अपना दुख किसी के सामने प्रकट करना अच्छा नहीं लगता है, परंतु आप इस बात को भी नजरअंदाज मत कीजिए कि आपका स्वास्थ्य हम सभी के लिए कितना आवश्यक है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सेनापति जी, हमने कहा ना कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत भूलिए कि यहाँ के राजा हम हैं और हमें ये उचित प्रकार से ज्ञात है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। जी महाराज, क्षमा चाहता हूं। यदि आपको हमारी बात गलत लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। चिंता मत करिए सेनापति जी, हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगता है। ठीक है सेनापति जी, अब आप यहां से जाइए और युद्ध के लिए सारी तैयारियां कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति जी चले जाते हैं तो वहां पर राजा भानु सिंह के खास मंत्री उपस्थित हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर राजा भानु सिंह के लिए लेकर आए थे। महाराज की जय हो। मंत्री जी, आप आ गए। मैं तब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बताइए क्या हुआ? महाराज, हमें वो बाबा जी मिल गए हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो जल्दी से उस बाबा के पास पहुंचते हैं। हाँ। राजा सूर्यभान तुरंत ही मंत्री जी के साथ उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी प्रणाम, ये हैं चंदनपुर गांव के राजा। मेरे राजा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें ठीक करने के लिए आपको कालनगर जाना होगा। ये एक अत्यधिक रहस्यमयी जगह है, जिसका रहस्य आज तक भी किसी को पूर्ण तरीके से ज्ञात नहीं हो सका है। तो बाबा जी, क्या वहां पर जाना उचित रहेगा? वहां पर महाराज के प्राणों को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए मंत्री जी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, परंतु ऐसे कार्यों के लिए प्राण को जोखिम में डालना ही पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही महाराज को बता दिया है, ताकि महाराज सोच समझकर निर्णय ले सकें। और जहां तक मुझे ज्ञान है कि वहां पर जिस व्यक्ति को कोई इच्छा मांगनी होती है या उसकी कोई इच्छा है, तो वो अकेला ही उस जगह पर जाएगा, तभी उसकी इच्छा पूर्ति होगी। गुरुजी, शायद आप मेरे प्रताप और वीरता से परिचित नहीं हैं। आप निश्चिंत होकर उस प्रक्रिया को बताइए जिसके माध्यम से मैं अपने पिताजी को ठीक कर पाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों को भी दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े।
क्योंकि हमारा नाम राजा सूर्यभान है और राजा सूर्यभान कभी भी किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता। जी महाराज। इसके बाद बाबा जी राजा सूर्यभान को वो सारी प्रक्रिया बता देते हैं जिसके माध्यम से राजा सूर्यभान के पिताजी को ठीक किया जा सकता है। तो बाबा जी बताते हैं कि उन्हें काल नगर जाना होगा, जो एक ऐसी नगरी है जिसे उस नगर के लोगों द्वारा बहुत पहले ही त्याग कर दिया गया है। वहीं इस नगरी के बीचों बीच में एक गुफा भी है जो बहुत ही रहस्यमय है और उसका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला है। खैर फिर क्या, राजा सूर्यभान कालनगर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारी तैयारियां भी कर लेते हैं। महाराज सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलो। इसके बाद राजा कुछ अपने सेना, मंत्री और सेनापति के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था तो सफर करते करते इन लोगों को 2 दिन बीत जाते हैं और फिर तीसरे दिन ये लोग कालनगर के पास पहुंच जाते हैं। महाराज अब आप अपना सफर ध्यान से तय कीजिएगा। आगे का रास्ता काफी खतरनाक था। इसकी वजह से राजा सूर्यभान के चेहरे पर हल्की सी शिकन दिखने लगी थी, परंतु वो अपनी सेना के सामने स्वयं को कमजोर दिखाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो अपना घोड़ा लेकर कालनगर की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, जबकि दिन का समय था फिर भी हल्का अंधेरा हो रहा था। बाबा जी ने बोला था कि ये एक रहस्यमयी नगरी है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब मुझे उस पौधे को ढूंढना होगा जिसे बाबा जी ने मुझे यहाँ से लाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि एक पुराना नीम का पेड़ होगा और उसी पेड़ के नीचे एक निशान बना होगा। उस निशान से मुझे आगे का रास्ता मिल जाएगा या फिर उस पौधे का पता चल जाएगा। यही सब बड़बड़ाते हुए राजा सूर्यभान आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना नीम का पेड़ भी मिल जाता है जो लगभग सूख चुका था। कहीं यही वो नीम का पेड़ तो नहीं? राजा सूर्यभान घोड़े से उतरकर उस नीम के पेड़ को देखने लगते हैं। ये कैसा रहस्यमयी पेड़ है? ऊपर से ये नीम का पेड़ दिखाई देता है और इसकी जड़ें तो बिल्कुल अलग है। मुझे उस निशान को यहाँ ढूंढना होगा। क्या पता कि वो निशान मुझे यहीं पर मिल जाए। राजा भानु सिंह वहां की मिट्टी को हटा हटा कर उस निशान को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी निशान नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वहां एक हार मिल जाता है जो कि बिल्कुल देखने में नया सा लग रहा था। गुरुजी के हिसाब से तो ये जगह बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी है, तो यहाँ पर इतना नया हार, ये कैसे संभव है? राजा थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं और उस जगह की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो निशान कहीं भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। चाहे जो भी हो जाए, राजा सूर्यभान पीछे हटने वाले नहीं थे। वो पूरी रात यहीं पर छानबीन करते हैं और ऐसे ही रात बीत जाती है। तभी सुबह होती है और राजा सूर्यभान की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने किसी स्त्री को सामने देखा, लेकिन यहाँ वहाँ देखने पर उन्हें कोई भी स्त्री नहीं मिली। तब उन्हें लगा कि शायद ये उनका भ्रम है। हो सकता है कि पूरी नींद ना लेने के कारण मुझे ऐसा भ्रम हो रहा हो। चिंता मत कर सूर्यभान, तुझे तेरा लक्ष्य जरूर मिलेगा, जैसे हमेशा से मिलने कर रहा है। बस तू धैर्य रख और खुद पर विश्वास रख। ऐसा कहने के बाद राजा सूर्यभान उठते हैं और फिर से छानबीन में लग जाते हैं। छानबीन करते करते फिर बहुत देर हो जाती है। वहीं छानबीन करते करते अब वो उस गुफा तक पहुंचते हैं। गुरुजी ने कहा था कि मुझे पहले उस निशान को ढूंढना है और उस निशान के माध्यम से मुझे उस पौधे तक पहुंचना है, लेकिन गुरुजी ने इस रहस्यमयी गुफा के बारे में पूरी जानकारी तो दी ही नहीं। देंगे भी कैसे? हो सकता है कि उन्हें भी पूरी बात पता ना हो, क्योंकि ये जगह ही इतनी रहस्यमयी है। खैर, मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। क्या पता कि वो पौधा यहीं पर हो या कोई पेड़ हो इसके अंदर। सूर्यभान सोचने समझने के बाद इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर अंधेरा था और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक भयानक सा दिखने वाला प्राणी उनके सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन सूर्यभान बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और बड़े साहस के साथ उसका सामना करने लगते हैं। इसी बीच सही मौका पाकर राजा सूर्यभान उस प्राणी पर जोर से हमला करते हैं और वो प्राणी वहां से भाग जाता है। कौन है? कौन है? और कोई है तो मेरे सामने आओ, मेरा सामना करो। तभी वहां पर रोशनी आ जाती है और पूरा गुफा जगमगा उठता है। इसी जगमगाहट में राजा सूर्यभान देखते हैं कि वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं और वो भी बहुत ही खिले खिले हुए। इन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन पौधों की निगरानी रखता हो और उनकी देखभाल करता हो। कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? मुझे एक पौधा चाहिए,
मुझे अपने पिताजी के प्राण बचाने हैं। कोई है यहाँ पर जो मेरी सहायता कर सकता है? बोलो। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दौलत दे सकता हूँ, बस तुम मेरी मदद करो। राजा को लगा कि यहाँ पर कोई तो है जो राजा सूर्यभान को उस पौधे तक पहुँचने में रोक रहा है। कोई है? राजा यही सब बोलकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर कुछ पौधे दिखे जिनका रंग उसी हार के रंग जैसा है। राजा को कुछ शक हुआ। इन फूलों का रंग तो बिल्कुल इसी हार के रंग का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फूल के अंदर कोई हो? ये मायावी जगह है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और फिर राजा सूर्यभान उन पौधों को गौर से देखने लगते हैं कि तभी उन पौधों में से एक पौधा था जो कि थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा था। इसकी पत्तियां सभी पौधों से थोड़े से अलग थे। राजा को लगता है कि इस पौधे के अंदर कुछ रहस्य तो छुपा है, इसीलिए राजा उस पौधे को खाड़ लेते हैं। अरे तभी वहां पर एक स्त्री प्रकट हो जाती है। स्त्री, कहीं तुम ही तो नहीं जिसे मैंने अभी सुबह सुबह देखा था और मैंने सोचा कि वो मेरा भ्रम था, लेकिन तुम तो वास्तव में हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं तुम्हारे साहस और वीरता से प्रसन्न हुई हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, परंतु तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। हाँ हाँ, पूछो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझे मालूम नहीं। तो बताओ, यदि कोई स्त्री तुम्हें युद्ध में पराजित कर देती है, परंतु उसके बदले में वो तुमसे तुम्हारे राज्य को नहीं मांगती, बल्कि चाहती है कि तुम्हारे राज्य में कुछ परिवर्तन किए जाएं, जिससे तुम्हारा राज्य का ही भला होगा, यानी कि एक प्रकार से वो तुम्हारा घमंड को दूर करना चाहती है। घमंड? मैं कभी घमंड नहीं करता। जिसे आप घमंड कह रही हैं वो मेरा अभिमान है। और रही बात एक स्त्री से पराजित होने की, तो ये तो कभी संभव नहीं हो सकता। कोई भी स्त्री मेरी बराबरी नहीं कर सकती। एक स्त्री कभी भी युद्ध कला में माहिर हो ही नहीं सकती, और ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं एक प्रतापी, अपराजित और साहसी राजा हूँ, और मेरे सारे निर्णय बिल्कुल उचित होते हैं, और मेरी प्रजा भी इस बात को स्वीकार करती है। तो तुम अपनी कमी को कभी भी स्वीकार नहीं करोगे? कमी? मैं एक राजा हूं और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। और कृपया एक स्त्री से पराजित होने की बात आप दोबारा मत कीजिएगा, ये तो मेरे लिए अपमान की बात होगी। इसी तरह राजा सूर्यभान स्त्रियों के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं और स्त्रियों को एक राज्य के योग्य नहीं मानते थे। ठीक है, तुमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दिए हैं। तुम्हारी ये परीक्षा खत्म होती है। लो, तुम्हारे साहस का फल। इसके बाद स्त्री जादू करती है और जादू से एक पौधा उसके हाथ में प्रकट हो जाता है। वहीं ये स्त्री वो पौधा राजा सूर्यभान को सौंप देती है। राजा सूर्यभान इस स्त्री को धन्यवाद कहे बिना ही यहाँ से पौधा लेकर निकल पड़ते हैं। चलिए महाराज, चलते हैं। और फिर सेनापति और मंत्री के पास पहुँचते हैं। फिर से 2 दिन का सफर करके ये सभी लोग राज्य पहुँच जाते हैं। महाराज, आप आ गए। हमने ना आपके लिए कृष्ण जी से मन्नत मांगी। अच्छा चंद्रकला, मैं थोड़ी देर बाद आपसे वार्तालाप करता हूँ। इतना कहकर राजा सूर्यभान अपनी महारानी की बात सुने बिना ही चले जाते हैं। दरअसल राजा सूर्यभान अक्सर ऐसा ही किया करते थे। आप चिंता मत करिए महारानी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सेनापति जी, करते थे। इसके तुरंत बाद ये सभी लोग राजा सूर्यभान के पिताजी बालवीर सेन के कक्ष में जाते हैं, जहाँ पर वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी वहाँ पर वो बाबा जी आते हैं और महाराज बालवीर सेन को उस पौधे का रस चखा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही महाराज बालवीर सेन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पिताजी, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए? हाँ पुत्र, मैं ठीक हो गया। और आखिरकार राजा सूर्यभान के साहस के कारण उनके पिताजी के प्राणों की रक्षा हो गई। वास्तव में राजा सूर्यभान बहुत ही भाग्यशाली थे। तो इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी मंत्री दौड़कर राजा सूर्यभान के पास आते हैं और उन्हें खबर देते हैं। महाराज, हमारे राज्य में किसी दूसरे गांव की स्त्री आई है। वो अपना नाम लक्ष्मी बता रही है। उसका कहना है कि उसे कई वर्षों से एक ही सपना आ रहा है, और वो सपना ये है कि वो हमारे राज्य के एक विशेष स्थान पर खजाने के कई संदूक देखती है। क्या?
हाँ महाराज, हमें जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि उसकी बात सत्य हो। फिर क्या, राज्य के कुछ खास लोग उस विशेष स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्त्री भी थी। क्या ये वही है? हाँ महाराज, ये वही स्त्री है। इसका नाम लक्ष्मी है। इस स्थान को खुदवाया जाए। 2-4 मजदूर उस जगह को खोदने लगते हैं। तो वास्तव में वहां से खजाने के भरे बड़े बड़े 3 संदूक निकलते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तो वास्तव में इतना सारा खजाना था और हम सबको बिल्कुल भी भड़क नहीं पड़ी। हाँ महाराज, और इस तरह राज्य के सभी लोग लक्ष्मी को जानने लगते हैं। सभी लोग लक्ष्मी को चमत्कारी और विद्वान समझने लगे थे, क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें सच हो जाया करती थी। वहीं धीरे धीरे राजा सूर्यभान से राज्य के खास लोग यही बोलने लगे कि उन्हें इस स्त्री को हमारे राज दरबार में स्थान देना चाहिए, ताकि उनका राज्य और आगे बढ़ जाए। देखिए मंत्री जी, कभी कभी किसी का तुक्का लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई चमत्कारी व्यक्ति है। हमें तो नहीं लगता कि वो स्त्री हमारे राज्य के लिए कुछ अच्छा लाभ कर पाएगी। ऐसे छोटे मोटे कार्य तो कोई भी कर सकता है। इसके स्थान पर हम कोई और पुरुष रख लेंगे जो उससे ज्यादा समझदार और होनहार होगा। लेकिन महाराज, ये बात केवल हम नहीं बल्कि राज्य के सभी विद्वान, जनता और बड़े बड़े मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमें उस स्त्री को अपने राज दरबार में स्थान देना चाहिए। हाँ महाराज, उसे यहाँ पर लाने से हमारे राज्य का ही भला होगा। फिर क्या, राज्य के कुछ खास लोगों के द्वारा ऐसा कहे जाने के कारण राजा सूर्यभान को लक्ष्मी को अपने राज दरबार में एक खास पद देना ही पड़ा। लक्ष्मी बहुत ही कम समय में राजा सूर्यभान के राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद नियुक्त हो गई और राज्य के बड़े बड़े निर्णयों में सक्रिय रूप से अपना योगदान देने लगी। एक दिन महाराज, मौसम बहुत ही खराब हो रहा है और जो हमारे दरबार के जो विद्वान हैं, जो मौसम की पूरी जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में बहुत ही भयंकर तूफान आने की संभावना है और यदि ऐसा हुआ तो हमारे राज्य में जितनी फसल उगाई गई है वो सारी बर्बाद हो जाएंगी। हाँ महाराज, हमें कुछ करना होगा। मंत्री जी, आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ज्ञान के अनुसार तूफान आने की संभावना तो है, परंतु वो तूफान इतना तेज नहीं होगा, बल्कि उसके कुछ दिन बाद बहुत ही भयंकर वर्षा होने की संभावना है। तुम चुप बैठो। हमारे दरबार में तुमसे बड़े से बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। जब वो कह रहे हैं कि तूफान तेज आएगा, तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। और तुम कह रही हो कि बारिश तेज होगी। अब तुम्हारा बहुत हो गया। सेनापति जी, मंत्री की तैयारी इनके अनुसार नहीं होगी। राजा सूर्यभान घमंड के कारण लक्ष्मी की बातें नहीं सुनते हैं और अपने राज दरबार के ज्ञानी की बात सुनते हैं। सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। तूफान में कैसे क्या करना है, इस बात का पूरा निर्णय ले लिया जाता है। जनता के प्राणों की सुरक्षा के लिए सारे नीति नियम बना लिए जाते हैं। वहीं राज दरबार के ज्ञानी की भविष्यवाणी के अनुसार तूफान तो आता है, परंतु तूफान ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। वहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी के किए भविष्यवाणी के अनुसार बहुत तेज वर्षा होती है। महाराज, लक्ष्मी की भविष्यवाणी सच हुई, बल्कि हमारे राज दरबार के ज्ञानी की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। खामोश हो जाइए आप। एक तो आप कुछ कर नहीं पाए हैं और ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको सेनापति जी। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, वर्ष की गति अभी बहुत ही कम है। समय के साथ ये बहुत ही तेज होती चली जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खंडहर है। उसी खंडहर की ऊंचाई जमीन से थोड़ी ऊंची है। यदि वहाँ गांव के आधे लोगों को कुछ दिन के लिए रखा जाए और आधे लोगों को महल में ही रहने दिया जाए तो लोगों की जान बच सकती है। राजा के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो लक्ष्मी की बात मान जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। गांव के आधे लोगों को पुराने खंडहर में रहना पड़ता है, तो आधे लोगों को महल में रहना पड़ता है।
आपने तो कमाल कर दिया। आपने इतने लोगों के प्राण बचाए। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था गांव वालों। लक्ष्मी जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो। ये सभी लोग खंडर के पास खड़े थे, इसीलिए सभी लोग लक्ष्मी के जयकारे लगने लगे। राजा सूर्यभान अंदर से बहुत ही क्रोधित हो रहे थे, परंतु अपना क्रोध वो सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। सामने से तो वो हल्का मुस्कुरा ही रहे थे। तो इसी तरह 5 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत ही ज्ञानी थी। उसके लिए ये निर्णय सफल होते जा रहे थे। तभी कुछ दिन बाद जब राजा सूर्यभान अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए थे, ये लक्ष्मी तो धीरे धीरे हमारे राज्य पर कब्जा ही ना कर ले। हमारे जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें थोड़ा भय हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन रही हैं कि मैं इसे अपने राज्य से निकाल भी नहीं पा रहा हूं। ये हमारे राज्य की भलाई तो कर रही है और मेरी सहायता भी कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये मंजूर नहीं कि कोई और बाहर का व्यक्ति आकर हमसे अच्छा कार्य करे। यानी कि अब महाराज को लक्ष्मी से इस बात का डर था कि कहीं जनता उसी को सब कुछ ना मान बैठे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मंत्री जी और सेनापति जी किसी कम रोशनी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और कुछ गुप्त लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये बताओ, ये काम अच्छे से हो तो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। मैंने गांव वालों को अच्छे से समझा दिया है। हाँ, अब ये लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, इसके कुछ दिन बाद ही गांव में एक और समस्या आन पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गांव को किसी की नजर लग गई हो। पता चलता है कि गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है, जिसमें लोगों को बुखार आता है। अभी एक समस्या से छुटकारा नहीं मिला था कि दूसरी समस्या आ गई। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। हमारे राज्य के बड़े से बड़े मंत्री इस समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सेनापति जी, आप तो रहने दीजिए। इतने दिनों से आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमें तो इस बात का डर है कि जो आने वाला युद्ध है उसमें हम लोग विजयी हो भी पाएंगे कि नहीं। राजा सूर्यभान सेनापति जी को बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो भी सबके सामने। महाराज हमेशा ही ऐसा किया करते। तो सेनापति जी, मंत्री जी, आप सभी से हम यही आशा करते हैं कि कोई अच्छी और नई योजना बनाई जाएगी, ना कि बार बार लक्ष्मी की सहायता ली जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने कक्ष में चले जाते हैं। वहीं बेचारी लक्ष्मी चुपचाप इन सभी की बातें इस कक्ष के बाहर खड़े होकर सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। तो राज्य के बड़े बड़े मंत्री और विद्वान इस गंभीर समस्या के ऊपर खोज करते रहते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, परंतु कोई भी उपाय सही से नहीं मिलता है। तब लक्ष्मी, महाराज, हम आपसे कब से कह रहे हैं कि आप हमारी बात तो सुनिए। महाराज, इस गंभीर समस्या से उबरने के लिए जिस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर तो किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। आप सब तब से इस बीमारी को ठीक करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, परंतु ये बीमारी आई कैसे, इस बात का तो पता लगाने का प्रयास हम कर ही नहीं रहे हैं। तुम्हें हमने कितनी बार कहा है कि तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इतने बड़े समस्या का हल नहीं कर पाओगी, और तुम जानती ही क्या हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे राज्य के बड़े बड़े राजमंत्री, राजगुरु और राजवैद्य इस समस्या पर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आगे से बार बार बोलने से पहले ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे तुम बार बार हमारे राज्य के महान लोगों का अपमान कर रही हो। लेकिन जी, आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा आगे से, वरना इसका परिणाम बुरा हो सकता है। क्षमा महाराज। हालांकि लक्ष्मी को राजदरबार में महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया था, परंतु फिर भी महाराज उसको कोई भी सुझाव नहीं लेते थे, और अगर लेते भी थे तो मजबूरी में। लेकिन आज बात राज्य के लोगों के प्राणों की थी, तो लक्ष्मी राजा जी के पास जाती है। महाराज, हमने थोड़ी छानबीन करी तो हमें पता चला है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्य का और आपका बुरा चाहता है। हमें तो लगता है कि ये काम भी उसी का ही है, और जहाँ तक मेरी जानकारी और ज्ञान का है, तो हमें ऐसा लगता है कि गांव के लोग जिस अन्न का ग्रहण कर रहे हैं, उस अन्न को दूषित कर दिया गया है। शायद उसमें कोई मिलावट कर दी गई है। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की गलती मत करो। हमारे राज्य दरबार के राजगुरु और मंत्रियों ने तो हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो तुम कौन होती हो जो सबसे महान बनने का प्रयास कर रही हो? और तुम किसकी बात कर रही हो?
जो हमारे राज्य का बुरा चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारी ही चाल हो और तुम ही हो जो इस राज्य पर अधिकार करना चाहती हो? ध्यान रहे, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। महाराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इस राज्य का भला चाहते हैं। खामोश। महाराज, सिंहासन पर बैठना ही राजा नहीं है। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। आपके घमंड के कारण यदि एक भी जीवन संकट में पड़े तो वो शासन नहीं, अन्याय कहलाएगा। बस इतना कहने की देरी थी कि महाराज आग बबूला हो गए और लक्ष्मी के जान के पीछे पड़ गए। उन्होंने जल्दी से सेनापति को बुलाया और आदेश दिया। सेनापति, लक्ष्मी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसने हमारा अपमान किया है और इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। फिर क्या, लक्ष्मी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले बहुत ही नाराज हो जाते हैं। नाराज गांव की जनता सीधे महल पहुंच जाती है। महाराज, ये कैसा न्याय है? जो व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और जिसने इतना कुछ किया है उसे ही आपने नजरबंद कर दिया। अब हम सबका क्या होगा? हमारी सहायता कौन करेगा? हम करेंगे आप सबकी सहायता। क्या आप सब हमें भूल गए हैं? याद रखिएगा, ज्यादा लक्ष्मी का पक्ष लिया तो हम आप सबको भी दंड देंगे, क्योंकि आप सब अपने राजा का अपमान कर रहे हैं। महाराज, अभी राज्य की कैसी हालत है आप तो जानते ही हैं, और ऐसे समय में आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए, और हम आपका कोई अपमान नहीं कर रहे महाराज। हम तो बस आपसे अपने मन की बात रख रहे हैं। खामोश, किसी की नहीं सुनी जाएगी। मैं इस राज्य का राजा हूं। जो हम निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा। जनता बार बार राजा को समझाने का प्रयास करती है, परंतु राजा तो अपने घमंड के कारण उन सबके परेशानियों को नजरअंदाज करते जा रहे थे, जिससे प्रजा बहुत परेशान हो जाती है और गुट बनाकर राजा के विरुद्ध योजना बनाने लगती है। और अंतिम निर्णय लिया जाता है कि राजा सूर्यभान को इस राज्य से हटा दिया जाएगा और लक्ष्मी को यहाँ की महारानी बना दिया जाएगा। सेनापति और मंत्री को यह बात कुछ दिनों बाद पता चल जाती है, तो वो राजा सूर्यभान को सब कुछ बता देते हैं। उन सभी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति जी ऐसा ही करते हैं, परंतु गांव के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ऐसा करना असंभव सा था। इसीलिए धीरे धीरे हालात और भी बदतर होते चले रहे और ऊपर से वो बीमारी भी और भी बढ़ती जा रही थी। तभी राजा परेशान होकर लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। लक्ष्मी को मार दिया जाए। सूर्यभान को अब अपने अस्तित्व का खतरा था, इसलिए वो लक्ष्मी को गुप्त तरीके से मरवा देते हैं, जिसे जानने के बाद पूरी जनता हैरान रह जाती है। वहीं जनता के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो सूर्यभान के शरण में आ जाती है। मैंने कहा था कि मुझसे बगावत मत करो, लेकिन तुम लोग मेरी सुन ही कहा रहे थे। वाकई में राजा सूर्यभान का घमंड परवान चढ़ चुका था और अब समय आ चुका था उनके घमंड का चकनाचूर होने का, क्योंकि समय आ गया था राजा सूर्यभान का उनके विरोधी राजा वीरदीप के साथ युद्ध करने का। सेनापति जी, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी महाराज, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहिए। तो युद्ध की सारी तैयारियां कर ली जाती हैं और युद्ध का दिन आ जाता है। राजा वीरदीप और राजा सूर्यभान मैदान में उतरते हैं और दोनों की सेना घमासान युद्ध करने लगती है। जीत तो हमारी ही होगी वीरदीप, हमेशा की तरह तू हार जाएगा। मेरा तेरे साथ ये दूसरा युद्ध है और इसके बाद अब कोई भी युद्ध नहीं होगा तेरे साथ, क्योंकि मैं इस युद्ध में तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। ये कहते हुए सूर्यभान मुस्कुरा रहा था और बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वहीं वीरदीप के अंदर आक्रोश था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आज वो पूरा बदला लेने के मन में था। तो ये युद्ध होते होते संध्या हो जाती है और इस बार सूर्यभान की सेना हारने लगती है। असंभव, असंभव। जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जीत तो हमारी ही होगी। तभी यहाँ पर राजा वीरदीप आ जाता है। उसे देखकर राजा सूर्यभान उस पर तुरंत आक्रमण करते हैं, लेकिन सेनापति चंद्रपाल और मुख्य मंत्री जयपाल सूर्यभान के तलवार को पीछे से आकर नीचे गिरा देते हैं। धोखा? हाँ, हम तेरे शासन से कब के तंग आ चुके थे। अरे तू ना एक राजा है ना रक्षक, सिर्फ अत्याचारी और बदमाश है। हम तो कब से तेरी बर्बादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम करेंगे तेरी जगह पर राज। हाँ, तुझे बर्बाद करने के लिए ही हमने लक्ष्मी को राज दरबार में लाने के लिए बार बार तुझसे बोला, ताकि वो जनता की प्रिय हो जाए और तू उससे नफरत करने लगे। और देख, तेरी स्त्रियों के प्रति नफरत के चलते आज तू अपनी जनता के ही सामने कितना बुरा बन गया है बेचारा।
अरे उस लक्ष्मी से तो हमने पहले ही बात कर ली थी। उस बेचारी को तो राजगद्दी पर बैठने की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए राजगद्दी पर हम बैठेंगे और तू एक निकम्मा राजा के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या? हाँ, तूने हम सब की बहुत ही बेइज्जती करी है ना। अब तू देख कि बेइज्जती किसे बोलते हैं। हम तेरे साथ वो करेंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। हाँ, इसके बाद तेरी ये बर्बादी और बदनामी की कहानी पूरे जनता में फैल जाएगी। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए हम बता दें कि तुझे कालन नगर भेजने वाला बाबा कोई बाबा नहीं था, वो तो हमारा ही आदमी था जिसने बाबा का भेष बनाया था ताकि वो तुझे कालन नगर जाने के लिए बोले और तू वहां जाकर वहीं पर फंस जाए। लेकिन देख, तेरा भाग्य कितना अच्छा है कि तू वहां से भी बचकर आ गया। अरे हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि वो एक माया नगरी है। हमने तो सब कुछ उल्टा सीधा बनाकर तुझे बोला था। और हाँ सूर्यभान, तेरे सेनापति और तेरे मंत्री ने ही मेरी सहायता की है। इन्होंने ही मुझे तेरे राज्य की गुप्त खबरें लाकर मुझे दी। तो तू अब मुझे हराने के सपने देखना छोड़ दे और अपनी हार मान ले। कभी नहीं। चल मेरे जूते छू। राजा वीरदीप, सेनापति और मंत्री सूर्यभान पर अत्याचार करने लगते हैं। ये तीनों मिलकर इसे बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु राजा सूर्यभान टस से मस नहीं होता। मुझे पता है क्या करना है अब। सेना राजा सूर्यभान के पिताजी को यहाँ पर लेकर आते हैं। सूर्यभान, जल्दी से राजा वीरदीप के पैर छू, वरना तेरे पिताजी का धड़ सर से अलग कर देंगे। जल्दी। नहीं पुत्र, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे मरने दे बेटा। सूर्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिताजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो वीरदीप के पैर छूने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं कि तभी रुको। लक्ष्मी, ये कैसे संभव है? तभी लक्ष्मी चुटकी बजाती है और चुटकी बजाते ही राजा सूर्यभान को छोड़कर सभी लोग मूर्ति गिराना थाम जाते हैं। वही लक्ष्मी उसी स्त्री का रूप ले लेती है जो राजा सूर्यभान को गुफा के अंदर मिली थी। लक्ष्मी, तुम? हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाना चाहती थी और उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना पाठ अच्छे से सीख चुके हो। तुम्हारे अंदर साहस, विक्रम, तेज और प्रताप है, परंतु एक राजा के अंदर जो सबसे अधिक होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और वो है धैर्य और दया की भावना। तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं आता और शायद इसीलिए आज तुम ऐसी परिस्थिति में आ गए। उस दिन गुफा के अंदर तुमने बहुत सारी गलत बातें कहीं, जिसे सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हें एक अच्छा राजा बनने के लिए कुछ और गुण भी सीखने की आवश्यकता है। ये तुम्हारे जीवन की एक सीख है। अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा ये पाठ यहाँ आज खत्म हो चुका है। देवी। राजा सूर्यभान हाथ जोड़ते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं कि तभी तेज रोशनी उठती है और उस रोशनी के साथ वहां पर राजा सूर्यभान की सेना की संख्या तिगुनी हो जाती है और वो राजा वीरदीप की सेना को तुरंत हरा देती है। वहीं राजा सूर्यभान इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। राजा सूर्यभान गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। वहीं अब से राजा सूर्यभान एक नई शुरुआत करते हैं। वो अपने व्यवहार बदलते हैं और राज्य के कई नियम भी बदल देते हैं। तो अब चंदनपुर गाँव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।